अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़बिस्निल्लाह। अच्छा जी, बारिश के मौसम में मटीरियल जीओक्यू का टॉपिक शुरू किया जा रहा है आपके साथ। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि जी हम जो है ये आज इसके बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर लें क्लास में, ठीक है जी। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी बैकग्राउंड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि ये अगर टॉपिक आप देखें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो मटेरियल्स का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। इफ यू लुक एट द पास्ट पेपर एनालिसिस, आप देखें काफी सारे अटेम्प्ट्स में आपको नजर आ रहे हैं 13 मार्क्स, 12 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, फिर 2 अटेम्प्ट में गायब हुआ, फिर 8 मार्क का है, ये 18 मार्क का है। अभी जो अटेम्प्ट 22 की अटेम्प्ट हुई है, वी हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें से 2 क्वेश्चंस मिले हमें। तो इट मींस मैं समझता हूं कि आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टॉपिक को। ये मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा टॉपिक, दिस इज वेरी स्कोरिंग टॉपिक। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है, टॉपिक समझ आ जाता है, तो समझो इजी मार्क्स आपके हो जाएंगे। वन ऑफ द सर्टेन टॉपिक, सर्टेन समझ रहे हैं कि काफी दफा आया हुआ है। अगर आप देखें पिछले 2019 से लेके 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछली 10 अटेम्प्ट को देख ले, उठा के 11 अटेम्प्ट को देख लें, 11 में से 9 बार आया हुआ है। पिछली 11 अटेम्प्ट में से 9 बार पूछा गया, आप देखें, ठीक है। तो 1 2 3 4, बल्कि पिछले 10 सालों में, सॉरी पिछले 10 सालों में, सॉरी 10 अटेम्प्ट में 5 सालों में, ये आप देखें 10 में से 8 बार आया हुआ है। तो 80% प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन लास्ट 5 इयर्स। इट मीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको आपने बहुत सही तरीके से देखना है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बात को। ये हमें क्या बताता है, मेरा एक सवाल है, पहले तो आपसे जाती सवाल है। वो सवाल कुछ यूं है कि एक बिजनेस है, बिजनेस, हाँ ठीक है, एक बिजनेस है, सही है। अभी किस चीज का बिजनेस है मैं बताता हूँ आपको। उसने क्या किया कि 1 साल की इन्वेंट्री इकट्ठी परचेज कर ली। 1 ईयर इन्वेंट्री परचेज इन अ सिंगल गो। एक ही गो में उसने सारी इन्वेंट्री परचेज कर ली पूरे साल की। मुझे बताएं इसको क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। 1 साल की इन्वेंट्री एक साथ ले लिए, सिंगल गो में ले लिए, क्या मसले आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जरा सोचे। हाँ, जवाब दे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। पार्टिसिपेशन जरूरी होगा यार, पार्टिसिपेशन जरूरी होगा सबका। मैं चैट पढ़ रहा हूँ। 1 साल की इन्वेंट्री खराब हो सकती है, शाहिद खान कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं जी खराब हो सकती है, सैयद अब्दुल अहद अली कह रहे हैं। सामान खराब हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट में फायदा होगा मगर स्टॉक जो है वो खराब हो सकता है, स्टॉक आउट नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। पारस कह रहे हैं, सनी कह रहे हैं स्टोरेज का मसला आएगा। उस्मान सैयद कह रहे हैं डैमेज हो सकता है। उसामा कह रहे हैं इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती है। वासे कह रहे हैं एब्सोल्युटली हो सकती है। और कायनात कह रहे हैं जगह नहीं होगी। वेरी गुड पॉइंट, जगह का मसला आएगा। तो जो चैलेंजेस हैं वो क्या आएंगे, हमें होल्डिंग का मसला आएगा। होल्डिंग कहते हैं रखने का मसला आएगा। अच्छा, एक और चीज यार देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता 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 एडवांस लेवल पे जाके टॉपिक को एंड करेंगे। और आप ये हैंडआउट देख सकते हैं, इस हैंडआउट में मैंने आईकैप के काफी सारे सवाल रखे हैं। ये लास्ट अटेम्प्ट में सवाल है ऑटम 22 का, वो भी रखा हुआ है। ऑटम 8 का सवाल भी रखा हुआ है। तो जितना एक रिसर्च बेस्ड ये कंटेंट रेडी किया गया है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट रेडी किया गया है। तो अगेन हम स्टार्ट से लेके एंड तक इस टॉपिक को देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे जैसे कर रहे हैं, और आईकैप के क्वालिटी तरीन सवालों पे जाके इसको एंड किया जाएगा। आईकैप के पास रिजल्ट भी अच्छे खासे तकरीबन आपको हमारे हैंडआउट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने सोल्यूशन भी डाल दिए। जिन लोगों का किताब मौजूद है वो ये बात जानते हैं ऑलरेडी कि हमारी किताब में भी इसी इतना सीक्वेंस चल रही है। आसान से स्टार्ट किया जाता है और मुश्किल पे जाके एंड किया जाता है, ठीक है जी। तो यही फॉर्मेट हमारा हर जगह चलेगा। अच्छा, अब मैं क्या, हाँ, और डेमो अलावा में भाई मेरा नंबर भी नोट कर लो कोई बंदा। मैंने ये हैंडआउट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अगर किसी के बाद ये हैंडआउट नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं क्लास के बाद जब मैसेजेस देखूंगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा और आपको हैंडआउट दे दूंगा और ग्रुप में भी ऐड करवा दूंगा, ठीक है। ये नंबर नोट कर लें।
डेमो अलाउ है, कोई भी सेशन आज का अटेंड कर सकता है, लाइव या रिकॉर्डेड, और फिर उसके बाद जो है आप आराम से जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को देखें कितनी समझ आ रही है। खैर, तो वापस आते हैं, अगर हम एक चीज़ होती है होल्डिंग कॉस्ट, रखने की कॉस्ट, रखने का मसला आएगा। अगर हम हाई इन्वेंट्री रखेंगे तो क्या मैं कहता हूँ हाई स्टोरेज कॉस्ट आएगी, ये हाई रेंट आ जाएगा। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। और बताएं, और बताएं, और क्या मसला आएगा? एक तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बिल्कुल सही का खराब हो सकती है, चांसेस ऑफ पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल आइटम अगर आपने लिया हुआ है कोई, लेट से आपने जो है वो, हम केक बनाते हैं, केक हम क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं लेट से, तो अगर हम केक बनाते हैं मिसाल के तौर पे, तो केक के लिए हमें आटा चाहिए, तो अगर हम केक बनाते हैं, हमने आटा पूरे साल का लेके रख लिया, तो खराब हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इस पर, ठीक है, एक्सपायर हो सकता है, और क्या प्रॉब्लम आ सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि आपकी रखने की कॉस्ट आएगी, आपको पेरिशेबल हो जाएगा, एक्सपायर हो सकता है, चांसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी हो सकता है, भाई इतना सारा स्टॉक लेके रख लीजिए, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, मोर इंश्योरेंस कॉस्ट, हाई इंश्योरेंस कॉस्ट, फिर जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उसकी ज़्यादा इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, इंश्योरेंस हराम है जी, हराम, बिल्कुल हराम, अगर ऑर्गेनाइजेशन का आवाज में लिखी होती चीज़ें तो खैर इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ानी पड़ सकती है हमारी। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है जी इसके अलावा? हाई सिक्योरिटी कॉस्ट आ सकती है, और एक कॉस्ट और भी आती है, एक कॉस्ट और भी आती है जो मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि हाईलाइट हो जाए। अगर आप इन्वेंट्री एक साथ परचेज कर लेंगे, अव्वल तो एक साथ इन्वेंट्री परचेज करना फजूल है, नजर आ रहा है फजूल है, इतनी सारी कॉस्ट उसके अलावा बढ़ जाएगी, ठीक है आपको वेंडर ने कहा आपको डिस्काउंट देते हैं 10% का, 5% का, तो मेरा सवाल ये है कि 5% का डिस्काउंट तो दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत सारी कॉस्ट बढ़ भी रही है, बहुत सारी कॉस्ट बढ़ भी रही है, सही है ना। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि, हाँ बिल्कुल, अभी बात करते हैं, ये एक, आप जब खरीदते हो स्टॉक तो इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? जब इन्वेंट्री बाय करते हैं तो इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे दो जगह से आते हैं, गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इन्वेंट्री बाय करते हैं, या तो आपके अपने, या तो आप लोन लोगे, वालेकुम सलाम, सुने ना जी, या तो आप लोन ले लेंगे, एग्री करेंगे, या तो आप लोन ले लेंगे, लोन समझते हैं, कर्जा ले लेंगे, सही है, या फिर फ्रॉम ओन फंड्स। अगर आप इन्वेंट्री बाय करते हैं किसी से उधार लेके, किसी से कर्जा लेके, किसी से लोन लेके, क्योंकि पैसे इकट्ठे पूरे साल की इन्वेंट्री के अरेंज करना आसान नहीं होता, तो अगर बैंक कह रहे हैं हाँ मैं देने को तैयार हूँ पैसे, कोई मसला नहीं है, अब आप मुझे बताएं इस पर कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी? अगर हम इन्वेंट्री ज्यादा बाय करने जाते हैं, हद से ज्यादा बाय करने जाते हैं, तो हमारे पास फंड नहीं होते हैं, हमें जाना पड़ता है बैंक के पास, हाँ, तो अगर हम बैंक के पास जाते हैं तो मुझे बताएं क्या कोई कॉस्ट है? कौन सी कॉस्ट है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सूदी कॉस्ट है, हराम कॉस्ट है, सही कह रहे हैं हसनैन खान, सही कह रहे हैं, फसी मोहम्मद फसी, गौरव कुमार सही कह रहे हैं, सैयद अब्दुल अहद अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस्मान सैयद बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरेस्ट आएगा जी, सनी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है उस्मान सैयद, तो इस पे क्या आएगी? इंटरेस्ट कॉस्ट। और अगर आप अपने फंड लगाते हो तो किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, फिर तो कोई कॉस्ट नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ नील कॉस्ट आएगी। अगर आप अपने फंड लगा रहे हो तो आपने किसी को इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है, तो अगर ऐसा है कि इंटरेस्ट आपने किसी को देना ही नहीं है तो आपकी कॉस्ट जीरो नहीं हो गई क्या? जवाब दे, क्या ये कॉस्ट जीरो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। अगर हम अपने फंड लगा रहे हैं इन्वेंट्री में, गौर से सुनिएगा, अगर हम अपने फंड लगा रहे हैं इन्वेंट्री में, गौर से सुनिएगा, तो क्या मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जानते हैं, नाम सुना है अपनी जिंदगी में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहा जाता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन, the benefit foregone when one course of action is taken instead of another। बिल्कुल 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 सही कहा हसनैन खान, हसनैन खान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने अगर अपने फंड लगा दिए तो हमारे फंड जो हैं वो हो सकता है कहीं इन्वेस्ट हुए हों, सही है, हमें क्या करना पड़ेगा? उन फंड्स को खत्म करना पड़ेगा, उन फंड्स को, हाँ बिल्कुल, उन फंड्स को पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपने फंड लगाएंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। कौन सी कॉस्ट आएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जवाब दें। इनकम फॉरगॉन। ठीक है, इनकम फॉरगॉन फ्रॉम अमाउंट ऑफ, ये कह लें कि इनकम फॉरगॉन ड्यू टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अरेंज कैश फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ? अगर आप अपने फंड लगाते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। जो पैसे आप कहीं और लगा सकते थे वो आपके अब कहीं और नहीं लगेंगे, बच जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? देखें ना, अगर आप किसी को लोन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप अपने फंड लगाते हैं तो मुफ्त थोड़ी है यार, वो पैसे कहीं 2 पैसे मिल जाते हैं आपको कहीं इन्वेस्ट करके मार्केट में, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ बात को। बिल्कुल, पैसे फंस जाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट यार, पैसे फंस जाएंगे। तो होल्डिंग कॉस्ट में 2 और चीजें आती हैं। एक हो जाती है हाई फाइनेंस कॉस्ट, और दूसरी कौन सी है? हाई। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? हमें होल्डिंग कॉस्ट समझ आ रहे हैं कि रखने की कॉस्ट, स्टॉक रखने के लिए सिर्फ वो वाली कॉस्ट नहीं है, रेंट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी वगैरह। ये पैसे भी तो ब्लॉक हो गए, पैसे भी तो ब्लॉक हो गए, पैसे वो जो है ना, पैसे भी तो ब्लॉक हो गए, पैसे आ नहीं रहे तो सिर्फ स्टॉक है। सही ना? तो ये हमने बात यहाँ पे कर ली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मगर एक और कॉस्ट भी होती है, एक कॉस्ट और भी होती है। कौन सी होती है? एक होती है होल्डिंग कॉस्ट, एक होती है होल्डिंग कॉस्ट, जो हमारी अबनॉर्मली बढ़ जाएगी अगर हमने एक साथ इन्वेंट्री मंगवा ली। एक और कॉस्ट कौन सी होती है जी? एक और कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट, अच्छा देखें, बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये है ताकि सब एक साथ हो जाए। किसी का टॉपिक वीक है या नहीं है, कोई जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी मेन बातें यहाँ पे आपको पहले दिन से समझ आ जाएंगी। खैर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारे पास आता है, लेट से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर जी, एक होती है इंस्टॉलेशन, नहीं होगा ना इन्वेंट्री में। आपने सुने एलसी ओपन करानी पड़ती है, नाम सुने, लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी समझ आता है? बैंक एलसी क्या होती है कि लेट से पाकिस्तान में एक कंपनी है, उसने चाइना से काम करना है, चाइना की कंपनी ने पाकिस्तान से काम करना है, दोनों को एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है। चाइना वाले जो है वो खरीदना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान वाले बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान भेजना चाहता है प्रोडक्ट चाइना में, मगर मसला ये ट्रस्ट डेफिनेट है। तो बीच में एलसी खोली जाती है। एलसी में क्या काम होता है? गौर से सुनिएगा, एलसी का काम क्या है, मैकेनिज्म समझ लें। एलसी का काम ये है कि एलसी एक होगी पाकिस्तान के बैंक में खुलेगी और एक खुलेगी चाइना के बैंक में। फायदा ये हो जाएगा कि बैंक वाले अपनी लैंग्वेज जानते हैं, बैंक वाले अपनी लैंग्वेज जानते हैं, बैंक वाले अपना तरीकेकार जानते हैं, तो आपके जहन से जो है वो जहन से निकल जाएगी। जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एलसी ओपनिंग कॉस्ट, एक और कॉस्ट भी होती है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर परचेज ऑर्डर कॉस्ट। नाम सुना है परचेज ऑर्डर का आपने? हाँ, प्रोसेस परचेज ऑर्डर कॉस्ट सच एज, बिल्कुल, कि आप परचेज ऑर्डरिंग जी करें, प्रिपरेशन, preparation and approval of
ठीक है जी, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। सही है। अब एक सवाल है मेरा, अगर आप इकट्ठी इन्वेंट्री मंगवाएंगे तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा या एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा? अगर आपने पूरे 12 महीने की इन्वेंट्री मंगवा ली है तो आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा या एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा? जवाब दीजिए। सही कह रहे हैं गौरव, हसनैन, उस्मान, सैयद, शाहिद खान, फरमान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं चेंज करूं सिनेरियो को, अगर मैं सिनेरियो को चेंज करता हूं, गौर से सुनिएगा, अगर मैं अगर मैं सिनेरियो को चेंज करता हूं, दो केसेस हैं। ठीक है, दो केसेस क्या है? अगर मैं इन्वेंट्री कम रखता हूं, अगर मैं इन्वेंट्री ज्यादा रखता हूं तो क्या हो? अगर मैं इन्वेंट्री ज्यादा रखता हूं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाई इन्वेंट्री रखेंगे तो हाई होल्डिंग कॉस्ट आएगी। और मगर मगर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? अच्छा, अगर है इन्वेंट्री नहीं है, स्मॉल इन्वेंट्री है, छोटी इन्वेंट्री है, तो मसले क्या आएंगे? अगर छोटी इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे, अगर कम यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, एक साथ सारा ऑर्डर नहीं करेंगे तो क्या मसला आएगा? क्या फायदा होगा, क्या मसला आएगा? स्मॉल इन्वेंट्री है तो क्या मैं होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर आप छोटी छोटी इन्वेंट्री रखोगे, ज्यादा इन्वेंट्री रख रहे हैं, थोड़ी इन्वेंट्री रख रहे हैं, थोड़ी इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो यार होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अब बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। शाहिद खान बात समझ आ रही है? फंसी क्लियर है? होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी मगर एक कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप कम यूनिट रख रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एग्री करते हैं? ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एग्री करते हैं? हाँ सही है। हाँ, लो होल्डिंग कॉस्ट, हाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का? हम कौन सी कॉस्ट कम करना चाहते हैं? वी नीड टू कवर अप, वी नीड टू मिनिमाइज, वी नीड टू मिनिमाइज ओवरऑल होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओवरऑल दैट इज टोटल ओवरऑल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको हम चाहते हैं सबसे। ये हमारे टॉपिक का मकसद है। इधर फाइन, एग्री करेंगे? अच्छा, अब एक सवाल, एक काम करें, इसको नोट करें प्लीज। बहुत सारी बातें हो गई, इसको नोट करें। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, नोट करें। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, नोट करें। इन्वेंट्री बाय करते हैं तो फिर हमारे अपने फंड होते हैं, पराए फंड होते हैं, इसको नोट करें। कुछ रिलीज बनी है, इसको नोट करें। दो केस का स्केच है, रिवीजन में काम आएगा, नोट करें। जल्दी दें, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाना है हमने, काफी कम करना है। फॉर्मूले दिखाने लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ। ठीक है, हो गया, नोट हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नोट कर लें जल्दी से यार प्लीज। चलें जल्दी नोट करें, फिर मैं इसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ, फॉर्मूले सिखाता हूँ। फॉर्मूले कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस नहीं करिएगा प्लीज यार। कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही है, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें, शाबाश। कोई अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं कौन सा बताया था? ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉर वन। कभी सुने उर्दू में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं चाहता तो अभी बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं आपकी क्लास के एंड टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं चाहता तो बाहर अपने टेरेस में बारिश एंजॉय कर लेता, मगर नहीं यार, क्लास है, जरूरी थी। ठीक है, तो देख लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा।
अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप अपने फंड लगाएंगे, इन्वेंट्री पूरी खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और अगर आप लोन नहीं लेते हो, अपने फंड लगाते हो, तो यार जो आपके फंड है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होंगे ना, आपको पता है खाली नहीं पैसे छोड़े जाते ना, खाली नहीं पैसे छोड़े जाते, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। सही है ना? तो वो जो आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए होंगे वहां से आपको निकालने पड़ेंगे और इन्वेंट्री में लगाने पड़ेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई ना, रिटर्न कम हो जाएगा, फॉरगॉन हो जाएगा, रिटर्न सेक्रीफाइस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इन्वेंट्री ज्यादा खरीदते हैं, इन्वेंट्री जब भी खरीदते हैं तो ये कॉस्ट आती है, और मैं इस पर आगे आगे बहुत बात करूँगा, आगे जाके काफी सारे सवालों पे इस पर बात होती रहेगी, आपसे होती रहेगी, ठीक है? बारिश तुम लोगों की तरफ हो भी रही होगी, तो तुम लोगों ने कौन सा बारिश एंजॉय करना था, क्लास लेनी थी यार, और क्या। नोटिंग हो गई, मुझे कंफर्म कर दें यार, इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑर्डरिंग कम हो जाती है, ठीक है? और जी बिल्कुल, बैंक में पैसे लगवा दिए, अल्लाह माफ करेगा ऐसे। और इन्वेंट्री कम करेंगे तो फिर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री रखेंगे ना, बार बार मंगवाना पड़ेगा, बार बार मंगवाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब यार जरा मैं बात को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, भाई मुझे एक बात तो बताएं, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल कुछ यूं है, अगर हमारी एनुअल डिमांड 1 लाख यूनिट्स है, गौर से सुनिएगा, 1 लाख यूनिट्स है एनुअल डिमांड, और हमारा ऑर्डर साइज है 10,000 यूनिट, यानी कि हम एक वक्त में ऑर्डर करते हैं 10,000। क्या आप मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर बता सकते हैं? क्या नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले जा सकते हैं? मैंने कोई फॉर्मूला सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ लॉजिक से चले, लॉजिक से, हर चीज की लॉजिक है, पूरा कास्टिंग लॉजिक पे बेस कर रहा है। तो क्या लॉजिक बन रही है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं? अगर 1 लाख यूनिट है और 10,000 एक ऑर्डर का साइज है, तो हमारे पास साल में, वेरी गुड यार, पार्टिसिपेट करें आप लोग, पार्टिसिपेट करें भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए कोई रटे लगाने की जरूरत नहीं है यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव, शाहिद खान, हसनैन खान, सनी, फरमान, उस्मान सैयद, बहुत अच्छी बात की, क्या नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर साइज नहीं, डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, यानी कि 10। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अगर फॉर्मूले लिखने हैं, पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहला फॉर्मूला क्या है जी? पहला फॉर्मूला हमारा है, जल्दी नोटिंग करें यार, हाँ वहां से बिल्कुल जी, तो मैं फॉर्मूले लिखवाने जा रहा था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या फॉर्मूला बनेगा? एनुअल डिमांड जो कि 1 लाख है, इसको डिवाइड कर दीजिए ऑर्डर साइज से, डिवाइड कर दीजिए ऑर्डर साइज से। तो डिमांड ये 1 लाख थी, डिवाइड बाय ऑर्डर साइज 10,000 था, 10 आ गया। तो पहला फॉर्मूला तैयार हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे निकालेंगे। अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सही, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये कह लें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट अक्सर पर ऑर्डर दी हुई होती है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ यूनिट से करूं क्या? अगर पर ऑर्डर कॉस्ट है, यानी कि एक ऑर्डर की कॉस्ट है और टोटल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, हाँ भाई क्या करें, हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई, हमें टोटल पे जाना है, पर ऑर्डर है, नाम से लग रहा है, तो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर से, यूनिट से नहीं, देखो लाइक टू लाइक, शाहिद खान लाइक टू लाइक, उस्मान सैयद लाइक टू लाइक। अगर एक चीज लिखी है पर ऑर्डर, अगर पर यूनिट होता तो यूनिट से मल्टीप्लाई करते, पर केजी होता केजी से मल्टीप्लाई करते, पर आर होता आर से मल्टीप्लाई करते। क्या ये बातें याद आ रही है? हाँ, हमारे कॉस्टिक का रूल लाइक टू लाइक, ठीक है ना? तो आज यहाँ पे पर यूनिट नहीं है,
पर आवर नहीं है, पर केजी नहीं है, पर ऑर्डर है, यानी कि मल्टीप्लाई भी किससे होगा? ठीक है जी, बात समझ आई? जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डरिंग कास्ट आ गई। अब एक और बात, एक और फॉर्मूला नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। मुझे एक बात तो बताएं, होल्डिंग कॉस्ट सारे यूनिट पे लगती है का? होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट मींस रखने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट। अगर टोटल होल्डिंग कॉस्ट का जी, होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, फॉर्मूला इसका होगा एवरेज इन्वेंट्री। बिल्कुल, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यानी कि आपने होल्डिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कराना है एवरेज इन्वेंट्री से। एंड व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री किसे कहते हैं? एवरेज इन्वेंट्री का क्या तरीकेकार है? कुछ याद है किसी को? हाँ भाई, वो पढ़ा तुम लोगों ने? एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। कभी जिंदगी में पढ़ा ये कॉन्सेप्ट कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2? कभी आपने बचपन में किसने करवाया होगा? यार बेटा ये काम कर लो, छोड़ो सा। जी। तो एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा भाई? इन्वेंट्री मीन रखने की कॉस्ट। जी, एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कभी जिंदगी में सुना है आपने? इंटर का एवरेज कैसे निकालते हैं आप? मुझे पता है इंटर का एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। हाँ, इन मैट्रिक का एवरेज कैसे निकालते हैं? क्लास 9 और क्लास 10 का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, ऐसा ही करते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं। कुछ बात याद आ रही है? वेटेड एवरेज अभी नहीं फॉलो होगा, ठीक है? तो अब जरा लगाओ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये है हमारा ओपनिंग 30, यही है ना? ये 30 हमारा। लेट से अजान हो रही है मेरे ख्याल से, अजान हो रही है मेरे ख्याल से। मैं एक टाइमलाइन से समझाऊंगा, टाइमलाइन बनाएंगे। टाइमलाइन हमारे कोर्स में बहुत दफा बनेगी, टाइमलाइन हमारे कोर्स में काफी दफा बनेगी। तो एक काम करते हैं, मिस नहीं करना। देखो यार, वापस आना है, मिस नहीं करना, प्लीज मिस नहीं करना। नमाज ब्रेक कर लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और सवाल भी कराने, मुझे सवाल भी कराने। नमाज ब्रेक कर लो टिल 6:15 PM। बस कोशिश करो 6:15 पे आ जाओ यार, 6:15 से 6:20 तक मैक्सिमम, ठीक है? मैं टाइमलाइन एक्सप्लेन करता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास खत्म कब तक है? 7:35 तक है जी। 7:35 7:40 तक क्लास चलेगी, मिस नहीं करनी है। आज का इंट्रो सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिलते हैं ब्रेक के बाद, नमाज पढ़ लें जल्दी से। 6:15 वापसी कर लेंगे, 6:15 6:20 तक वापसी कर लेंगे, ठीक है? जल्दी से आ जाए, नमाज पढ़ लें। ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं और फिर हम कुछ क्वालिटी सवाल देखते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, बात हमारी हो गई थी एवरेज इन्वेंट्री पे कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, इस पे बात चल रही थी। एवरेज इन्वेंट्री जैसे आप एवरेज निकालते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा, गौर से देखिएगा। सही है, गौर से देखिएगा, टाइमलाइन समझाई जा रही है बात। एग्जाम्पल कुछ यूँ है, एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि हमारे पास जो है ना ऑर्डर साइज है 30 यूनिट्स, यानी कि एक दफा में 30 यूनिट आ जाते हैं, ठीक है? गौर से देखिएगा, एक दफा में 30 यूनिट आ जाते हैं, ऑर्डर साइज है 30 यूनिट्स। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कंजप्शन हो रही है 1 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है? 1 यूनिट पर डे। अब अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं इसकी, ठीक है? गौर से देखिएगा प्लीज, आसान सा कॉन्सेप्ट है मगर इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन लेट से 1 नवंबर को हमने मंगवाए यूनिट्स, आज हमारे पास 30,
ठीक है ना, आज हमारा 30 लेट 1 नवंबर को। 2 नवंबर को कितने यूनिट रह जाएंगे, क्योंकि आज हमने 30 मंगवाए, 30 के 30 इन्वेंट्री मौजूद है, 30 के 30 इन्वेंट्री मौजूद है। 2 नवंबर को कितने यूनिट रह जाएंगे, क्या मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा तो 29 रह जाएंगे। एग्री करेंगे बाकी लोग? हाँ भाई बात समझ आ रही है? अगर आप दिन में 1 इस्तेमाल कर रहे हो तो एक दिन बाद ये 2 नवंबर को घट के रिड्यूस होकर 29 रह जाएंगे। अच्छा 5 दिन बाद कितने रह जाएंगे 5 नवंबर को? 5 दिन बाद ये कितने रह जाएंगे 3 4 5 28 27 26। अब मैं कहने का मतलब है कि 5 डेज बाद 25, 10 डेज बाद ये रह जाएंगे 20 15 डेज बाद ये रह जाएंगे 15, 20 दिन बाद ये रह जाएंगे 10, ऐसा ही है। 25 दिन बाद ये रह जाएंगे 5 और 30 दिन बाद इन्वेंट्री हो जाएगी नील, 0 हो जाएगी, 0 0 है ना। इन्वेंट्री क्या हो जाएगी 0। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? ठीक है, अब आप जरा एवरेज निकालें। एवरेज कैसे निकलता है, किसी क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकलता है? हाँ, किसी क्रिकेटर का एवरेज कैसे निकलता है, क्या तरीकेकार होता है हमारा एवरेज निकालने का? हमारा एवरेज निकालने का तरीकेकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि किसी क्रिकेटर का एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, सारी इनिंग्स से रन ऐड करते हैं, सारी इनिंग्स के रन ऐड करते हैं 29 28 27 26। एक एक दिन बाद ये पहले नवंबर को इतना है, 2 नवंबर को इतना है, 3 नवंबर को इतना है, हाँ ऐसा ही है, 4 नवंबर को इतना है। इस तरह करते 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 सारे जो टोटल है वो सम कर दें। ठीक है, एंड में कितना रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा। इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड करें, कितने दिन का डेटा है ये कितने दिन का डेटा है, 30 दिन का डेटा है। तो आप एक एवरेज निकालें। एक तरीका एवरेज निकालने का ये, जैसे क्रिकेटर में करते हैं ना, टोटल रन्स डिवाइड बाय मैचेस, यही करते हैं, टोटल रन्स डिवाइड बाय मैचेस यही करते हैं, तो वही तरीका यहाँ पे लगा लें, टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय, सॉरी टोटल यूनिट, हाँ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आपको मैं एक तरीका बताऊं, आप करके देख लेंगे, एवरेज 15 है। ठीक है, कितना आएगा, एवरेज 15 आएगा। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये कि एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग डेट पे इन्वेंट्री कितनी थी 30, क्लोजिंग डेट पे इन्वेंट्री कितनी थी 0। ओपनिंग डेट पे इन्वेंट्री थी 30, क्लोजिंग डेट पे इन्वेंट्री है 0। चेक करें क्या आ रहा है, चेक करें क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, चाहिए ऐसे भी 15 आ रहा है और ऐसे भी 15 आ रहा है। पेपर में टाइम सेविंग कौन सा है, आसान कौन सा है, इजी कौन सा है, क्विक कौन सा है, लंबा तरीका करेंगे, नहीं नहीं नहीं, छोटा तरीका करेंगे, छोटा तरीका करेंगे, छोटा। ठीक है, अच्छा इसका मैं अब और एक और बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, फिर इसमें एक बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, एक और तरीका ये होता है कि आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें अजम्पशन ये इवनली कंजप्शन है, इवन कंजप्शन समझते हैं, रोजाना 1 यूनिट कंज्यूम होगा, कांस्टेंट कंजप्शन है। ठीक है, ये मैं अज्यूम करना पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों केसेस। और एक और फॉर्मूला ये है कि एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, गौर से सुनिएगा, 30 क्या है, व्हाट इज इट 30, इस 30 के बारे में आप क्या कहेंगे, ये 30 को मैं क्या बोलूंगा, क्या मैं कह रहा हूँ 30 याद है, ऑर्डर साइज था, ऑर्डर साइज था 30 याद आ रहा है, ये देखें ऑर्डर साइज था, ये बात हुई थी कि ऑर्डर साइज है 30। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक तो है वो तो सही है,
मगर ये ओपनिंग आया कहाँ से? ये ओपनिंग इस तरह है कि मैंने 30 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया था और सारे के सारे यूनिट पहले दिन मेरे पास मौजूद थे, सारे के सारे यूनिट पहले दिन मेरे पास मौजूद थे। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा एक और बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। तो ये जीरो क्लोजिंग पे तो जीरो हो गई ना इन्वेंट्री, क्लोजिंग पे तो खत्म हो गई ना इन्वेंट्री। हाँ वो अलग बात है कि अगले दिन वापस 30 आ जाएगा, ये साइकिल चलता रहेगा, फिर वापस 30 यूनिट आ जाएंगे अगले दिन, फिर वही 29 28 वाली साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। इसमें बफर स्टॉक एक चीज आती है जो हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे, आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ वासे, ये बात समझ आ रही है कि ओपनिंग डेट में इन्वेंट्री 30 थी? वासे ये क्लियर है बात? क्या हम इस बात से एग्री करते हैं कि ओपनिंग डेट में इन्वेंट्री 30 है? क्या मैं इस बात से एग्री करते हैं कि ओपनिंग डेट पे 30 है और क्लोजिंग डेट पे 0 है? ओपनिंग डेट पे 30 है और क्लोजिंग डेट पे 0 है, क्या हम इस बात से एग्री करते हैं? ये बात समझ आई? तो क्या मैं कहता हूँ कि 30 + 0/2, तो मैं इसको आसान कर रहा हूँ, मैं इसको आसान कर रहा हूँ कि 30 कहा था, व्हाट इज 30? 30 वाज ऑर्डर साइज, 30 वाज ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेता हूँ, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, क्योंकि 0 तो भाई आपको पता है प्लस 0 करें या ना करें बात तो एक ही है, 0 लिखे या ना लिखे बात तो एक ही है। क्लियर है बात से? तो हमने फॉर्मूला बना दिया ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, एक ही फॉर्मूला है हमारे लिए अली, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया। पेपर में ये वाला तरीका करेंगे। 3 तरीके मैंने आपको एवरेज निकालने के बताएं, एक लंबा एवरेज, 2 छोटा एवरेज, तीसरा रेलेवेंट फॉर्मूला। तो यू नीड टू फॉलो दिस वन इन एग्जाम, जो येलो से हाईलाइट कर दिया गया आपके आसानी के लिए। ठीक है अली, मगर पता सारे होने चाहिए, लॉजिक थीम पता होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट लिखवाता तो ऐसा लगता है रटा लगा हुआ है, अगर मैं डायरेक्ट लिखवाता तो ऐसा लगता है रटा लगा हुआ है, रटा नहीं लगा। पहले हमने लॉजिकल बात की, ट्रांसपेरेंट अप्रोच डिस्कस की, फिर उसको थोड़ा शॉर्ट किया और फिर इसको रेलेवेंट अप्रोच में लिया। ठीक है अली, बात समझ आई? 3 तरीके हैं, बिल्कुल सही है, मगर पेपर में आपने एक ही करना है जो आखिर में बताया जा रहा है आपको। नहीं ये भी रेलेवेंट होगा, बफर स्टॉक होगी ना। वेलकम, बफर स्टॉक आएगा गौरव तो फिर चेंज हो जाएगा, वो मैं बफर स्टॉक में सिखा दूंगा। ठीक है, ऑर्डर साइज सेम होता है जी, बिल्कुल। हम एज्यूम करते हैं एक बार ऑर्डर साइज हमने कर लिया तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको प्लीज, नोट करेंगे इसको प्लीज, फिर मैं इस पर बफर स्टॉक के बात कर लूंगा आगे जाके। काइंडली इसको जल्दी से नोट कर ले, क्विकली क्विकली नोट कर ले। देखिए जी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासें हो रही हैं, मंडे और थर्सडे लाइव। सही है, मंडे को टाइम होता है 4:45, सॉरी 5:15 से लेके 7:30 7:45 के दरमियान। एंड थर्सडे को थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, 4:50 से लेके 6 के आसपास तक, मगरिब तक, 5:50 6 तक। और उसके बाद 3 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। सही है, और वो इंशाल्लाह थर्सडे को रात में या फ्राइडे की मॉर्निंग में आ जाएंगे। और फिर आपने वो 3 लेक्चर लेके अगली क्लास जो है वो हमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना, अगली क्लास में ज्वाइन करना होगा। ठीक हो गया, चलें मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, अभी ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड राइट नाउ। अच्छा, नोट हो गया है मेरे ख्याल से, नोटिंग हो गई ना भैया? बाबा नोटिंग हो गई है। इसमें बफर स्टॉक आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, हम देख लेंगे। इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, प्लस बफर स्टॉक भी आता है। अभी हम सिंपली इसको कर लेते हैं, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे। अब हम जरा जल्दी से सवाल पे आएंगे, आज बहुत ऑलरेडी बात बहुत हो गई है, हम जरा बात करते हैं कि सवाल पे आते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात मैं और करूँ, दुनिया में 2 तरह के बिजनेस होते हैं। छोटी सी भाई मैं आगे भी करूंगा किसी लेक्चर में, अभी भी कर लेता हूँ। दुनिया में 2 तरह के बिजनेस होते हैं, गौर से सुनिएगा। एक होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग समझते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। और एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, ठीक है। ग्रोसरी मार्केट क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ग्रोसरी मार्केट, चेज हो गया, इम्तियाज सुपरमार्ट हो गया, नाही सुपरमार्केट हो गया, आगा सुपरमार्केट हो गया, ये बड़े बड़े जो है हमारे मुल्क के, सॉरी मुल्क कह रहा हूँ, हमारे सिटी के वो है, ये ट्रेडिंग है। बिल्कुल, वेरी गुड गौरव, हसनैन, शाहिद खान, उस्मान सैयद, मोहम्मद शहजाद, अदील शाहिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारे का सारा ट्रेडिंग सही है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमने बात कर ली थी, ये क्या नाम है, इम्तियाज सुपर मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल क्या हो गई?
GSK, GSK सही है ना, दवाइयों की कंपनी है। एबर्ट दवाइयों की कंपनी है, सही है ना, बात समझ रहे हैं। शान फूड्स मसाले वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और एंग्रो, अच्छा अब सुनिएगा प्लीज, ये बताने का मकसद क्या है, इनका जो डिमांड होगा ना, डिमांड जो हम नहीं कहते डिमांड, इनका डिमांड होता है डिमांड फॉर फिनिश गुड्स, यानी कि कितना फिनिश गुड करना है। डिमांड मींस रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स। ये बात आगे भी होगी मगर मैंने कहा अभी भी कर लो, फिनिश गुड्स कितना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि इनका काम, मगर 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 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फिनिश गुड्स नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को क्या चाहिए, याद है मटेरियल लेबर ओवरहेड पढ़ा था हमने एक जमाने में, मटेरियल लेबर ओवरहेड पढ़ा था हमने एक जमाने में, याद आ रहा है किसी को कुछ? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डिमांड का मतलब यहाँ पे होगा डिमांड फॉर मटेरियल, यहाँ पे डिमांड का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, कि मुझे क्या डिमांड करना है, फिनिश गुड नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल चाहिए। फिनिश गुड तो मैं घर में बना रहा हूँ, फिनिश गुड मैं बाजार से थोड़ी लूंगा, फिनिश गुड थोड़ी मैं ऑर्डर करूंगा, मैं ऑर्डरिंग किसकी करूंगा, फिनिश गुड विल बी ऑर्डर्ड। यहाँ पे कौन ऑर्डर होगा, फिनिश गुड ऑर्डर होगा। ईओक्यू है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक कौन सा आएगा, ईओक्यू, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो किसको ऑर्डर करने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब सीएबी की दुनिया में आए थे आप, तो आपको हमने बताया था कि 3 कॉस्ट लगती है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है। तो भाई जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो काइंडली ये लिख लें, दो तरह के बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस इम्तियाज सुपरमार्ट हो गया, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, मोबाइल फोन की कंपनियां ट्रेडिंग करेंगे। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट नहीं था अनफॉर्चुनेटली, सही है। आप मोबाइल मार्केट में चले हैं, ट्रेडिंग हो रही है सारी, कंप्यूटर में चले हैं, टेक्नो सिटी चले हैं, यूनी सेंटर चले हैं, सारे कंप्यूटर ट्रेड हो रहे हैं, सही है ना। और ये मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एंग्रो, ऑलपिस, ओमोर, वॉल्स, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, और टपाल दानेदार भी पीछे से आ रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ दें यार, ये एमएफए में आएगा, हराम है, इतना समझ लें अली, हराम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है हराम। चले नोट करेंगे, डिमांड का मतलब है यहाँ डिमांड फॉर मटेरियल नहीं है, डिमांड फॉर फिनिश गुड है। फिनिश गुड विल बी ऑर्डर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जहाँ पे मटेरियल आ रहा होता है वहाँ पे डिमांड फॉर मटेरियल, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, डिमांड मींस रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। नोट करें जल्दी से प्लीज। अब मैं एक छोटा सा एक सवाल कराने जा रहा हूँ, बहुत बातें हमने कर ली ऑलरेडी, नाउ इट्स टाइम टू हैव सम, जैसे कहते हैं ना कि वर्किंग, कैलकुलेटर चलेगा आपका, कैलकुलेटर चलेगा आपका, कैलकुलेटर। ठीक है, शुरू हो जाए, चलें। ओ माय गॉड, यहाँ लाइट चली गई है, अबे भाई, चलो खैर, जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। ये मैंने फॉर्मूले वगैरह भी लिखे हैं यार, ये जरा जल्दी से आए, ये जरा जल्दी से पढ़ें। मैं एक केस आपके सामने करा रहा हूँ, बाकी केस आपने कंप्लीट करने, जल्दी से देखेंगे, पहला केस आप देखेंगे, बाकी फिर आपने कंप्लीट करने, जल्दी से देखें इसको। अच्छा सब जगह गई है क्या लाइट, मेरी यहाँ तो चले, अभी अभी गई है यार, 2 मिनट 1 मिनट हुआ है। अच्छा इसको पढ़ें जल्दी से, मैं कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करता हूँ। चलिए गौर से देखेंगे प्लीज, पहला वाला मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और उसके बाद वाला फिर आप देख लीजिएगा। एसटी एंड को परचेज रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ 16 पर यूनिट। द एनुअल डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल इज 25,000 यूनिट्स, 25,000 एनुअल डिमांड है। अच्छा अब आप गौर से देखिएगा, इसका मतलब हम ट्रेडिंग बिजनेस हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं। एसटी एंड को वैसे तो खैर मेरी फर्म का नाम है, बट आपको क्या लगता है अभी फिलहाल सवाल पढ़ के, क्या ये ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ऑब्वियसली ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेंगे यार, मजा नहीं आएगा अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मजा नहीं आएगा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद खान, गौरव, उस्मान सैयद सही कह रहे हैं, हसनैन खान चंदा गौर से देखो, अब्दुल आद अली बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहम्मद शहजाद सही कह रहे हैं, वासे सही कह रहे हैं, सनी नहीं, चंदा कैसी बातें कर रहे हो? परचेजेस रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का मतलब है
मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है फरमान, हाँ अदिल शहजाद, अदिल शाहिद, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है हमें, सही है ना, वरना फिनिश गुड कहता ना, वरना खाली यूनिट्स कह देता, इन्वेंट्री कह देता, फिनिश गुड कह देता, नहीं इसने रॉ मटेरियल का वर्ड यूज किया है, तो जिससे लग रहा है कि हमारा ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा आगे चलते हैं। द होल्डिंग कॉस्ट 6.4 इन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 32, होल्डिंग कॉस्ट 6.4 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 32 रुपए है। 4 फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं यार, नोट कर लो। देखो आपने पढ़ा है दो तरह की कॉस्ट होती है यार, एक पढ़ा है आपने, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, नाम सुना है आपने? ये 4 फॉर्मूले हमने सीख तो लिए हैं, मगर आपको ये बात पता होगी दो तरह की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी यार, लिखेंगे यहाँ पे, स्केच बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, वेरिएबल और फिक्स, कौन सी यहाँ पे रखेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखें यार एक बार ध्यान में रखें, होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग का मतलब क्या होता है? रखने की कॉस्ट ना, कॉस्ट दो तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये हमारे लिए काम की, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे इरेलेवेंट, ये लिखे, ये कंसिडर होगी और ये इग्नोर होगी, ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्ट आपने कंसिडर करनी होगी और फिक्स कॉस्ट को आपने कंसिडर नहीं करना होगा, नहीं करना होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह भी सुन लें यार। एक बात बताएं, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है या चेंज होती रहती है? अभी हमने क्या पढ़ा था, जब बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या मसला आता है? बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या मसला आता है? बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं, बड़ी इन्वेंट्री रखते हैं, हाई ऑर्डर साइज रखते हैं, हाई इन्वेंट्री रख लें या हाई ऑर्डर साइज भी कह सकते हैं यहाँ पे। अगर आप बड़ा ऑर्डर साइज प्लेस करेंगे, हाई ऑर्डर साइज रखेंगे, तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और ऑर्डरिंग कम हो जाएगी। और अगर छोटी इन्वेंट्री रखेंगे यानी कि लो ऑर्डर साइज होगा, चाहे तो मॉडिफिकेशन कर लें, बिल्कुल जब जब लो ऑर्डर साइज होगा तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और ऑर्डरिंग बढ़ जाएगी, बट फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी ना। जो फिक्स कॉस्ट है क्या वो इसमें आएगी, हाई और लो होगी क्या? फिक्स कॉस्ट तो क्या कहते हैं उर्दू में, टच से मस भी नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट तो रिजिड रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। क्या कहते हैं, एग्री करेंगे इस बात? एग्री करेंगे इस बात? फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी। तो फिक्स कॉस्ट तो इसका मतलब गेम से बाहर है यार, गेम से आउट है, फिक्स कॉस्ट का गेम ही नहीं है। हाँ यहाँ तो जितनी बातें हो रही हैं, हाई लो, कम ज्यादा, ज्यादा कम, कम ज्यादा, तो इसका मतलब हम जितनी बातें कर रहे हैं वो वेरिएबल का कर रहे हैं, वेरी हो रहा है, वेरी वेरी नहीं चेंज हो रहा है। फिक्स तो चेंज हो गई नहीं, फिक्स तो गेम से बाहर है, फिक्स तो गेम से बाहर है। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये भी जरा बना लें कि हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड एंड फिक्स कॉस्ट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये बात हम वैसे आगे जाके लिख भी लेंगे कहीं। अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, छोटी सी बात थी, मैंने कहा करता चलूं आपसे। अब जरा मुद्दे की बात पे आते हैं, जरा कैलकुलेटर साथ रखेंगे ताकि गेम में मजा आए, ताकि गेम में मजा आए। भैया एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमने कहा सीखा था, ये एक गौर से देख लो, ये बाकी केसेस आपने करने, पहला केस गौर से देख लो, मैं आपको अभी टाइम दूंगा, दूसरा आपने करना है। स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात नहीं हो रही, वो एक्सेप्शन है गौरव, ठीक है। अच्छा तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे, अगर ऑर्डर क्वांटिटी 200 है तो एवरेज इन्वेंट्री क्या थी, क्या सीखा था फॉर्मूला, अभी सिखाया मैंने आपको, 3 तरीकों से सिखाया था, अली याद है? शॉर्टकट तरीका लगा दें, शॉर्टकट तरीका लगा दें जो पेपर में लगाना है। तरीका मैंने बहुत सारे सिखाए मगर आपने अभी शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट। तो वो फार्मूला कहा था भाई, फार्मूला था ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 था ना हमारा फार्मूला, तो मैंने हमारा फार्मूला लगाया और कहा आया। कितने आंसर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 200 डिवाइड बाय 2 यानी के 100। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे भैया, हमारे ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? हमने 4 फार्मूला सीख लिया ना, हमने रजिस्टर पे लिखे हैं, लॉजिक हमें पता है, अभी हमने बड़ी बात की है लॉजिक पे। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है,
और सेकंड नंबर पे हम क्या कह रहे हैं, डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। याद आ रहा है, डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। पूरे साल की डिमांड है 25,000 यूनिट और हम एक वक्त में खाली 200 मंगवा रहे हैं। वेरी गुड अब्दुल अहद अली, वेरी गुड उस्मान सैयद, व्हाट्स द आंसर? बाकी लोग भी ट्राई करो। We are just ordering 200 units. On the other hand, it's 25 crore which is required during the year. So how many orders we need to place? Can you tell me? Mohammad Shehzad, you are right. Shahid Khan, you are right. Abdul Ahad Ali भी देखते हैं। अभी मुझे फिलहाल ये बता दें यार, what do you think about this one? I want this answer from everyone. Hasnan Khan, you are right. Wase, you are right. Gaurav Kumar, you are right. बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें, शाबाश। ठीक हो गया, ठीक हो गया अब्दुल अहद अली। सनी सही कह रहे हैं आप। 125 is the right answer. 125 is the right answer. Why? Because डिमांड कितनी? 25,000। 25,000 डिमांड है, 25,000। ठीक है ना? तो 25,000 को डिवाइड कर देंगे 200 से, तो कितना आ गया? 125। 125 इस तरह का टेबल हम बनाएंगे अभी इंशाल्लाह आगे जाके। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? होल्डिंग कॉस्ट होती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे मौजूद है, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री मौजूद है बाबा। ए इज एवरेज इन्वेंट्री। तो 6.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, 6.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, 640। 640 सही है ना? ऐसा ही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 125, नंबर ऑफ ऑर्डर 125 एंड द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 32। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 32। तो क्या मैं कह सकता हूं कि की बनेगी 32 इंटू बी? 32 इंटू बी। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बन गया आपका आंसर? 32 इंटू 125 बिकम्स व्हाट? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4,000 आ गया। ठीक है, टोटल करें कितना है? चलो एक केस में और करा रहा हूँ, फिर 3, 4, 5, 6 आप करना। एक केस में और करा रहा हूँ। कैलकुलेटर साथ रखे हैं भाई, ओ बाबा कैलकुलेटर साथ रखे हैं। मैं एक केस और करा रहा हूँ, फिर आप करेंगे। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाए। मैं आपके साथ मिलकर करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपके साथ मिलकर करूंगा, फिर उसके बाद ये वाला एरिया आप खुद करेंगे मेरे लिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए यार। डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। टाइमलाइन के जो हमने समझा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 वाली लॉजिक से चल रहे हैं हम। लंबे तरीके से चलेंगे तो टाइम ज़ाया होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाई करते हैं 25,000 डिवाइड बाई 300। 25,000 डिवाइड बाई 300 83.3333। कोई बात नहीं, डेसिमल में आने दें यार, कोई बिजनेस बंद तो नहीं हो रहा। डेसिमल में आने का मतलब है कि वो कवर अप हो जाएगा आगे कहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। वो होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 6.4 को मल्टीप्लाई कर लो, 960 हो जाएगी। ये हमारी तो 960 हो जाएगी होल्डिंग कास्ट है। और ऑर्डरिंग कास्ट हो जाएगी 32 into days, 32 into 83.3, 32 into 83.3, 266 समथिंग आ जाएगा। चेक करो क्या आ रहा है? 83.33 into 32, 2667। ऐड करेंगे जरा इन सबको, ऐड करेंगे इसको। 3627, 3627। ठीक है जी, बात समझ आई। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है यार, देखो आगे फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखा ना हमने। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये हमने कहीं लिखा है पीछे, मेरे ख्याल से हमने कहीं इसको लिखा है पीछे। देखा कहाँ लिखा है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये देखें, पर यूनिट पर एनम। मैंने वो वाला स्लाइड वाला पर करा हुआ है। ठीक है, अली इज जस्ट फाइन कि एक यूनिट में कितनी कास्ट लग रही है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज इन्वेंट्री के यूनिट से। यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा भाई, हमारा अमाउंट आ जाएगा। और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये भी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये भी देख लें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है
ऑर्डर साइज नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आगे पीछे कर सकते हैं। पहले आप पर ऑर्डर का मतलब है एक ऑर्डर की कॉस्ट को। ठीक है अली, तो नंबर ऑफ ऑर्डर है 83.33। सेकंड केस की बात हो रही है अली, 83.33 नंबर ऑफ ऑर्डर ला रहे हैं अली आप, और 32 रुपए कॉस्ट है एक ऑर्डर की। एन ऑर्डर मीन्स एक ऑर्डर की कॉस्ट। ठीक है डन है, फाइन। ठीक है यार, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा भाई, आप इसको नोट करें सुकून से और मुझे ये 4 के आंसर बता दें। वेरी गुड शाहिद। अच्छा अभी क्या लग रहा है, क्या लग रहा है अभी कि कौन बेहतर है, केस 1 बेहतर है या 2 बेहतर है, अभी क्या लग रहा है वैसे? हमारा केस 1 बेहतर है या केस 2 बेहतर है, अभी क्या लग रहा है वैसे? वैसे अभी अभी इन दो में से जहाँ कॉस्ट कम होगी ना, जहाँ कॉस्ट कम होगी, अभी इन दो में से केस 2 जीत रहा है। मगर अभी बहुत सारे केसेस बाकी हैं, केस 3 बाकी है, 4 बाकी है, 5 बाकी है, 6 बाकी है। तो क्योंकि अभी केसेस बाकी है तो मैं चाहूंगा आप इन केसेस को जरा करें, रिकॉर्डिंग पॉज करूँ। मेरे ख्याल से मैंने 2 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, जल्दी से करेंगे फिर हम बात करेंगे। इसका शॉर्टकट भी है, इन सारी बातों का एक शॉर्टकट भी सिखाना है, शॉर्टकट। जल्दी से करें फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, शॉर्टकट जल्दी करेंगे सब। माशाल्लाह दैट्स ग्रेट यार, हो गया भाई, हो गया, डन हो गया। चलो सही है जी, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ भाई। ये कितना है बताऊँ मैं? 200, 250, 300, 400। नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे 62.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कितने हो जाएंगे ये जरा देखना। कितने आ रहे हैं? 100 नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए यार चंदा? 50, सॉरी। ठीक है 41.67 और कितने हो जाएंगे? 31.25। सही है 31.25। फिगर भी लिखते जाते हैं यार, 1280। सही है। और कितना? 1600। सही है 1600 होगा मेरे ख्याल से, मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ बट आई थिंक इट्स फाइन। 1920 2560। ठीक है चेक कर लेंगे, सही है, इट इज फाइन। ओके डन। 2000 और ये हो जाएगा 1600 आई गेस। ये कितना आ जाएगा? ठीक है थैंक यू। 1333, 1344, 1333, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है। 1000, 3280, 3200, 3255, 53, 3253 आई गेस। और ये कितना था? 1000 था, 3550। कौन जीता जी? कौन जीता? जीत गया सबसे लोएस्ट कॉस्ट 3200, और ईओक्यू केस 4 जीत गया। यानी कि जो ईओक्यू है बेस्ट वो 500 वाला है। 500 यूनिट ऑर्डर करेंगे एक वक्त में। कितना ऑर्डर करें? कम ऑर्डर करें या ज्यादा करें? अगर ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, हम कम ऑर्डर करते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट नहीं बढ़ती, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था हमने। बैलेंस करना था। हाँ जी बैलेंस करना था, याद आई किसी को बात? हमारे को बैलेंस करना था भाई, तो बैलेंस हो गया हमारा, हमारा बैलेंस हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट आ रहा है केस 4। तो ईओक्यू कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का? ईओक्यू, अच्छा नाम सुने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक क्यों कहते हैं? व्हाट इज इकोनॉमिक? कभी आपने नाम सुने? इकोनॉमी क्लास होती है, कभी टिकट का पहले पता है? टोटल गलत है, कौन सा टोटल गलत है? बताएं कौन सा टोटल गलत है? हसनैन, ये 33 है, इसमें 53 आ रहा है। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। कौन से वाले टोटल की बात करें? मेरे ख्याल से सब सही है, चेक कर लें। बाकी लोग भी टोटल सही है भाई। 3500 कहाँ से आ गया? 3200 है ना, 1600 और 1600 लड़के लोएस्ट देखेंगे ना।
हाँ, इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक मीन्स, ठीक है भाई, क्या नाम है लड़के, हुसैन खान, इकोनॉमिक का क्या, इकोनॉमिक क्लास सुने कभी टिकट में, एयर एरोप्लेन में? बताओ, एक होती है इकोनॉमिक क्लास, एक होती है बिजनेस क्लास, एक होती है फर्स्ट क्लास। इस पे भी सवाल है हमारे पास, सी बी एनालिसिस आएगा थोड़े दिनों में, सी बी एनालिसिस आएगा थोड़े दिनों में, तो वहीं बात भी होगी, वहीं बात भी होगी, ठीक है ना। एक होती है इकोनॉमिक क्लास, एक होती है फर्स्ट क्लास, एक होती है बिजनेस क्लास। कभी क्रिकेट में टिकट मैच देखने गए हो कभी आप? तो एक इकोनॉमी इकोनॉमी इंक्लोजर होता है, एक वो जो है बड़ा वीआईपी इंक्लोजर होता है, वीआईपी, सही है ना। एक वीआईपी होता है, इसका महंगा टिकट होता है, एक जो इकोनॉमी इंक्लोजर होता है, इसका छोटा सस्ता टिकट होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो ऑर्डर क्वांटिटी जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट बढ़े, इकोनॉमिक मींस लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट, सबसे सस्ते तरीके बताएं, सबसे सस्ता कौन सा है? तो आ जाए जरा भाई, सबसे सस्ता ऑर्डर कॉस्ट क्वांटिटी कौन सी है? तो और ईओक्यू ये नहीं है, 3200 इज नॉट द ईओक्यू, 3200 इज द फिगर व्हिच लेट अस नो कि हमें, जिसने हमें बताया कि ईओक्यू क्या है। ईओक्यू मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो 500 इज ईओक्यू। अगर आपसे कोई बोलता है ईओक्यू बताइए, ईओक्यू बताइए, ईओक्यू मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताइए, तो ईओक्यू जो आ रहा है वो 3200 नहीं है, ईओक्यू है 500 यूनिट, यूनिट क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि एक वक्त में आप 500 ऑर्डर करेंगे, ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो भी मसला होगा, और कम ऑर्डर करेंगे तो भी मसला होगा। क्या ये बात समझ आती है? ये डिटेल ग्राफ आपको देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। बिल्कुल, बेसिकली वो ऑर्डर साइज है, वो ऑर्डर क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है जिसपे हमारा इकोनॉमी आ रही है, जिसपे हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। उसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो ज्यादा आएगी या कम आएगी, ठीक है। आए जरा देखते हैं जरा इसको, कितना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू जिसे हम कहते हैं, प्यार से ईओक्यू कहते हैं 500 यूनिट। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला सुन लें, अब इसका एक फॉर्मूला सुन लें, ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया सर, पेपर में तो फारी हो जाएगी, पेपर में तो यही करते रहेंगे, पेपर में तो टाइम नहीं होता। तो आपको मैं एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ ईओक्यू का। ईओक्यू का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं। क्या फॉर्मूला है ईओक्यू का? 2 इंटू सी ओ इंटू डी डिवाइड बाई सी एच, 2 इंटू सी ओ इंटू डी डिवाइड बाई सी एच, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई फॉर्मूला? वेयर 2 तो 2 है, सी ओ ए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अभी इसका ऑडिट कराता हूं मैं, अभी इस फॉर्मूले का ऑडिट कराऊंगा मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी एच के होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, और डी क्या है? एनुअल डिमांड। ठीक है जी, डी कहते हैं एनुअल डिमांड को। तो हम अप्लाई करके देखें, क्या हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखें? हमारे पास ये डिमांड कितनी, 25,000 डिमांड है, डिमांड 25,000 है। जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसकी बात हो रही है, जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसकी बात हो रही है कि डिमांड हमारे पास। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे, याद रहे प्लीज यार, याद रहे कि होल्डिंग कॉस्ट होगी पर यूनिट पर एनम, या हाईलाइट कर लें आप, अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें, पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट होनी चाहिए, पर एनम होनी चाहिए, पर मंथ नहीं चलेगी, पर मंथ नहीं चलेगी, एनुअल इन एनुअल। इस तरह डिमांड भी एनुअल है ना, एनुअल मीन सालाना, सालाना। तो लाइक टू लाइक करने के लिए ये भी एनुअल होना चाहिए। तो सवाल हम अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर्मूले का ऑडिट करने जा रहे हैं, देखते हैं फॉर्मूला हमारा सही है भी या नहीं। ऑडिट करके देखते हैं जरा, ऑडिट करें। 6 पॉइंट होल्डिंग कॉस्ट 6.4 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 32 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 32 है। जरा अप्लाई करके देखें हम, बराबर में लगा के देखें क्या ऐसा हो रहा है। 2 इंटू सीओ, सीओ कितना 32, सीओ कितना 32 इंटू डी डिमांड 25,000 डिवाइड बाय सी एच, सी एच कितना 6.4। देखें, चेक करें, वही आ रहा है क्या आंसर? वही आ रहा है, चेक तो करें। और अंडर रूट भी लगेगा, सॉरी सॉरी, अंडर रूट भी लगेगा। ओ बाबा चेक कर लो भाई, ऑडिट तो कर लो। क्या हमारा आंसर वापस 500 आया? जी जी जी, इधर भी 500 आया था, इथे भी 500 आया था, और इथे भी 500 आ गया।
क्या ये बात समझ आती है? ऑडिट समझ आया? ये ऑडिट कैसा हुआ? तो पेपर में आपने आज के बाद फॉर्मूला ही लगाना है। अगेन फॉर्मूले की लॉजिक मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दी। फॉर्मूले की लॉजिक मुझे बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने आज के बाद फॉर्मूला ही लगाना है, शॉर्टकट नहीं लगाना है, फॉर्मूला ही लगाना है। कोई सवाल है या कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, पूछ लीजिए। डन है? जल्दी से करें, आगे बहुत सारे सवाल हैं छोटे छोटे से। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी आपको जैसे फॉर्मूले की लॉजिक समझ आ गई, इंग्रेडिएंट की लॉजिक समझ आ गई। नहीं कॉस्ट क्लासिफिकेशन वगैरह यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिंपल रखेंगे। अभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं तो आपको और आइडिया हो जाए। जल्दी से इसको नोट करें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग वाले आजाद से भी गुजारिश है भाई, रजिस्टर आपका एसेट है, प्लीज यार देखें। कुछ चीज़ों पे बहुत आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ चीज़ों पे मैं कहूँगा बहुत ध्यान रखना है जिन कुछ चीज़ों का। वन ऑफ दोज इज रजिस्टर। आप जितना अच्छा रजिस्टर बनाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी यार। रिवीजन करते हैं आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप रजिस्टर देखो, आपको सब याद आ जाए, ऐसा रजिस्टर बनाना है आपको। ठीक है ना? टाइम बचेगा ये आपका, और एंड में काम, एंड में भी टाइम बचेगा और आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है ना? तो ये रजिस्टर बनाने वाली टेक्निक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये आप कर सकते हो और ये आपको करनी चाहिए। सही है? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये नॉर्मल है शायद। अगर मेंशन नहीं होगा तो इट्स ऑब्वियस कि पर यूनिट पर एनम है। हाँ, अगर कभी ये पर यूनिट पर एनम नहीं होगा, कुछ और होगा तो बताएगा, कुछ और होगा तो बताएगा। जब कुछ नहीं होगा तो इट मींस कि ये रेलेवेंट की फिगर दी हुई है, आपको एडिट इस्तेमाल करनी है। जल्दी नोट करेंगे यार, मुझे आगे बढ़ना होगा भाई। देख लें, और मैं बता रहा हूँ भाई, टेस्ट शुरू होने वाले हैं। ठीक है, T20 का अभी दौर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको पता है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, टेस्ट शुरू होने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं आपके टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप बस तैयारी पकड़ लें, स्केड्यूल इंशाल्लाह आजकल में आ जाएगा। और हर किसी ने टेस्ट देना होगा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको भी देना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम बाद टेस्ट शुरू कर रहा हूँ। और कोई भी टेस्ट बंदा छोड़ेगा तो यार आपके लिए पेनल्टी है कि आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे इस बार। लास्ट टाइम मुझे लग रहा है थोड़ी सी लीनियंसी हुई, कुछ लोगों ने टेस्ट दिए, कुछ ने नहीं दिए, मगर इस बार मैं चाहता हूँ हर कोई टेस्ट दे। ठीक है? नहीं मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने आ रही, उसकी बात करता हूँ। वो तो फाइनल तो अल्लाह मालिक है, देखो क्या होता है। चलो हो गया, ये नोटिंग हो गई है, आगे बढ़े भाई। नोटिंग कर लिए तो मुझे ओके कर दो यार, आगे बढ़ना है भाई, हमने को आगे बढ़ना है भाई। फॉर्मूले की लॉजिक बता दी ना, फॉर्मूला आपके सारे काम को आसान कर देता है। फरमान, ये मैथमेटिकली डिराइव किया गया है, मैथमेटिक्स ने ये सारी थीम को समेट के फॉर्मूले का पार्ट बना दिया। और सबूत हमारे सामने है कि फॉर्मूले से भी आंसर वही आ रहा है जो आना चाहिए था। फॉर्मूला इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। बुक में इसकी पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है, अगर डेरिवेशन आपके पेपर में काम की नहीं है। पूरा उन्होंने मैथ्स के रूल्स दिखा के बताया हुआ है। मैं भी बना सकता हूँ, फिजिकल क्लासेस में मैं दिखा दिया करता था, मगर उसका कोई काम नहीं है। आप इतना समझ लो कि देखो आंसर सेम आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये आपके इतनी सारी वर्किंग को फॉर्मूले मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में क्या कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। जी बिल्कुल, पहले टॉपिक वो करेंगे, मैं आपको पूरी लिस्ट बना के दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पूरे टेस्ट का प्लान आएगा, स्केड्यूल आएगा टेस्ट का, कौन से टॉपिक का कब कब टेस्ट होगा, तो आप उस हिसाब से प्लान करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं यार बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा यार, काफी बात हो गई इस पे। और भाई शिल्डर्स लिमिटेड, जल्दी से कैलकुलेटर साथ रखेंगे यार प्लीज यार। ये सवाल मैं कराने जा रहा हूँ, इस तरह के सवाल काफी सारे छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, हमने आज की क्लास में करने। शिल्डर्स इनकॉर्पोरेशन इज एनुअल यूजेज ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ आइटम मैम विद अ परचेज प्राइस ऑफ 55 पर यूनिट। व्हाट इज 55? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये होल्डिंग कॉस्ट है? हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम CH कहते हैं, सॉरी CO कहते हैं, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट, और CH कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट को। आप मुझे बता दें, ये जो कॉस्ट है 55 रुपीज की, इसको मैं होल्डिंग ट्रीट करूंगा या ऑर्डरिंग ट्रीट करूंगा? बता दीजिए, पार्टिसिपेट करेंगे। 55 रुपीज की कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 2A में ऑर्डरिंग है या होल्डिंग है, क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं हसनैन खान सनी, सही कह रहे हैं। उस्मान सैयद नहीं, चंदा नहीं, ट्रैप में आ गया आप। गौरव सही कह रहे हैं, ना ये होल्डिंग है, ना ये होल्डिंग है, ना ये ऑर्डरिंग है, ना ये होल्डिंग है, ना ये ऑर्डरिंग है। ये तो हमारी परचेज कॉस्ट है, जितने में हमने खरीदा है। सर क्यों दिए, अभी बताते हैं क्यों दिए। इस कॉस्ट को देने का मकसद कुछ और है, ये ना हो कि जो फिगर आए आपने बोला भाई झट से, आपने जो है ना उसको बोला कि नहीं ये तो ऐसे होगा, नहीं।
लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट हो भाई, कुछ और कॉस्ट भी हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे चलते, 55 रुपए का खरीदा जाता है और आगे कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 है पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 15। अच्छा, कैरिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? कैरी करने की कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी जबान में क्या बोलेंगे? हमारी जबान में कैरिंग कॉस्ट को क्या लकब से पुकारा जाए? ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऊपर आ गया, होल्डिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट। ठीक है ना, बिल्कुल होल्डिंग कास्ट, होल्ड करने की कास्ट, बिल्कुल सही। होल्डिंग कॉस्ट कहेंगे ना सैयद रहमान, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में लिखी है। ओ भाई, ये किसका परसेंटेज है, ये किसका परसेंटेज है? क्या होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में होती है? क्या होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में होती है? बिल्कुल होती है। याद है मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी कि ये जो होल्डिंग कॉस्ट है ना, कौन सी वाली, ये देखो ये वाली, कौन सी वाली होल्डिंग कॉस्ट, ये जो दो ब्लू से हाईलाइट की थी ये वाली, ये दो होल्डिंग कॉस्ट यूजुअली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। क्या मतलब, क्या मतलब हुआ? हमारा क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये परचेज प्राइस के परसेंटेज होगा, यानी कि फाइनेंस, जब फाइनेंस को आसान करते हैं, इंटरेस्ट आपने बचपन से देखते आ रहे हैं, सूदी बातें हैं, तो इंटरेस्ट की जो फिगर है वो परसेंटेज में होती है, एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, परसेंटेज में होती है, एग्री करेंगे, सही है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेन क्या पढ़ता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पैसे कहीं लगे हुए, पैसे कहीं लगे हुए, पैसे जो है हमारे रिटर्न फॉरगॉन हो जाएगा, पैसे कहीं लगे हुए वो पे में फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो इनकम जो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उस रिटर्न परसेंटेज में आता है, परसेंटेज में आता है, बिल्कुल। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि ये जो आपको परसेंटेज दी हुई है ना, ये होल्डिंग कॉस्ट के लिए, होल्डिंग कॉस्ट के लिए, सीएच के लिए। अच्छा, ये परसेंटेज लगेगी किस पे, याद रखिएगा प्लीज, ये परसेंटेज लगती है परचेज प्राइस पे। किस पे लगती है, याद है, ऊपर परचेज प्राइस दी हुई, यानी कि 55 रुपए की इन्वेंट्री खरीदेंगे तो 15% हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 55 रुपए की इन्वेंट्री खरीदेंगे तो 55%, 15% उस पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, या तो 15% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। वजह समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ रही है? या तो 15% हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, या 15% हमारी फाइनेंस कॉस्ट आएगी। अगर कर्जा लेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट आएगी, और कर्जा नहीं लेंगे, अपने फंड निकालेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। क्या ये बात समझ आती है? तो क्या मुझे ईओक्यू बता सकते हो? ओ बाबा, ईओक्यू बता दो ना हमरे को, हमरे को ईओक्यू बता दो, क्वेश्चन 2 का ईओक्यू क्या होगा? 2 into CO into D divided by CH, 2 into CO into D divided by CH। लगा दो यार जरा जल्दी से। 2 पता है, 2 तो पता ही है, डिमांड पता है, सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है। होल्डिंग कॉस्ट के लिए मैंने इतनी सारी बात कर दी, रिकॉर्डिंग बात करो, रिकॉर्डिंग वाले यार आप भी ट्राई करो प्लीज यार। देखो ये लोग लाइव वाले के आंसर आने शुरू हो गए, जल्दी ट्राई करो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। The answer is 11. Very nice. It's 2 into, it's 2 into 5 into 100, which is demand. 2 into 5 into 100, 2 into 5 into 100 divided by CH. What is CH? 55 का 15%, 55 का 15%, 55 रुपीज की परचेज प्राइस है, इसका 15% होल्डिंग कॉस्ट है। आप अंडररूट कर लेंगे, आपका आंसर आ गया 11 यूनिट्स। आप इसको नोट करके, क्या आप इतने मुनासिब सवाल बी हैं, सी है, डी है, इन चारों के मुझे आंसर बता सकते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ आपका, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। 2 आप नोट करेंगे, फिर 3 का मुझे आंसर ढूंढ के बताएंगे, 4 का आंसर बताएंगे और 5 का आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको रेट करता हूँ। ठीक है, तो 2 नोट करेंगे आप जरा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप काइंडली नोट करें, और मुझे 2A के बाद जो बाकी पार्ट्स हैं बी वगैरह और उनके मुझे आंसर बता दें। ये नोट कर लें, कोई के लिए नोट कर लें, फिर मैं सवाल की स्क्रीन दिखा दूंगा, जल्दी से नोट करें और आंसर बता।
चलिए आंसर आने शुरू हो गए, मैं चेक करता हूँ। वेरी गुड, मुझे लग रहा है मेजोरिटी आंसर सही हुए। 2B का आंसर देख लेते हैं जी। 2 इंटू CO इंटू D डिवाइड बाई CH। CO हमारे पास है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जी? 12 है हमारे पास। डिमांड कितनी है हमारे पास? डिमांड 9000 है। और CH होल्डिंग कॉस्ट 3 रुपीज है, नहीं 3 रुपीज नहीं, नेक्स्ट ईयर ये तो 3 रुपीज तो वही परचेज कॉस्ट है ना, 20% है। तो ये परचेज प्राइस पे लगता है, ये बात हुई थी हमारी। परचेज प्राइस पे लगता है या कॉस्ट पे लगता है, ये बात हुई थी हमारी। ठीक है, तो 3 पे इंटू 0.2 लगा दें। क्या आ रहा है आंसर? ये कितने लोग आ गया? 600 आ रहा है आंसर। हाँ भाई कंफर्म करें 600। कितने लोगों ने 600 निकाल लिया है? कंफर्म करेंगे मुझे जरा प्लीज। यस कर दें जिनका आ गया है। ठीक है, हसनैन खान का आ गया है, सैयद रहमान का आ गया है, गौरव का आ गया है, अब्दुल अलीयाद का आ गया है, अब्दुल अहद अली का आ गया, सॉरी सैयद सनी का आ गया है, शहजाद का आ गया है, वासे का आ गया है, दैट्स गुड, उस्मान सैयद का आ गया है, बहुत अच्छे, जबरदस्त, और भी आ गया। ठीक है चलो, दैट्स गुड दैट्स गुड। अच्छा 2B के बाद 2C का बता दें। इकोनॉमिक नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एक ही बात है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। 2C का बता दें। 2C का सेकंड पार्ट मैं कराऊंगा, आप पहला पार्ट मुझे बता दें। 12,500 डिमांड है और वो कह रहे हैं कि 8 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ती है, 25% एवरेज इन्वेंट्री है, न कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है। आई गेस सारी चीज़ें 2 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट सही है, 500 आ रहा है, वेरी गुड, मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से सही है 500। ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 है, 12,500 डिमांड है, 12,500 डिमांड है। CH 8 into 25%। ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट मैं कराता हूँ अभी, पहले लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कह रही है, और सेकंड पार्ट गौर से देखिएगा। वो कह रहे हैं कि 36,000 डजन है, 20 की वो है हमारे पास। ये किया लास्ट वाला, किया किसी ने D वाला? चलो D वाला, चलो मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने को। D वाला आप ट्राई करना, पहले C2 कर लेते हैं। D वाला किसने किया तो मुझे आंसर बता दें, अगर किसने कर लिया है तो D EOQ निकाल लिया इसका, आ गया। ठीक है देख लेते हैं गौरव, अभी देख लेते हैं। चलो अभी एक काम करते हैं, पहले 2C2 कर लेते हैं ताकि सीक्वेंस ब्रीच ना हो, फिर हम D को उसके बाद देख लेंगे। C2 में क्या कह रहा है कि इफ ऑर्डर करंट ऑर्डर पॉलिसी रिक्वायर्स ऑर्डर आफ्टर 6 मंथ्स कंप्यूट कॉस्ट सेविंग फ्रॉम EOQ। अब यार एक फॉर्मेट बनाना चाहूंगा मैं, गौर से देखेंगे इस फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट हमें बहुत हेल्प करेगा। मैं फॉर्मेट बनाना चाहूंगा 2C2। ठीक है, फॉर्मेट क्या है कि करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी, फिर हम लिखेंगे ऑर्डर अंडर EOQ। ठीक है, एक तरीका फॉलो करने जा रहा है। पहले हम लिखेंगे डिमांड, की भी बनाते रहेंगे साथ में। ठीक है, एक हम लिखेंगे डिमांड। डिमांड कितनी है? डिमांड कितनी है? 12,500। और से देखिएगा, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अगले पार्ट में आप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने कहा ना आज कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, एंड तक रहना है अपने साथ मेरे, कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा आज। अच्छा उसके बाद मेरा सवाल ये है कि एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी ऑर्डर साइज कितना होगा? अच्छा अभी ऑर्डर साइज मुझे नहीं पता, मैं भी निकलवाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर साइज कितना है अभी? EOQ कितना निकाला आपने? 500 निकाले, सही है ना? सही है। अच्छा अब यार एक सवाल है मेरा आपसे, कितने 6-6 महीने बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? ठीक है, एक सवाल है मेरा, 6-6 महीने बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो साल में कितने ऑर्डर दूंगे? साल में कितने ऑर्डर दूंगे, सवाल है मेरा। साल में कितने ऑर्डर दूंगे, निकाल सकते हैं? अगर 6-6 महीने बाद ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो साल में कितने ऑर्डर? साल में 12 महीने होते हैं ऑब्वियसली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑर्डर साइज बता सकते हैं मुझे आप? एक ऑर्डर का साइज बता सकते हैं आप मुझे? अब आप मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर का साइज बता सकते हैं सर करंट में? अगर 2 ऑर्डर है साल में
एक ऑर्डर कितने यूनिट्स का होगा? 100 यूनिट का होगा, 200 यूनिट का होगा, 1000 यूनिट का होगा, 500 यूनिट का होगा। एक ऑर्डर 25 यूनिट का होगा। किसी बातें कर, नहीं 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 नहीं, यहाँ एक ऑर्डर जो है वो ज्यादा 250 यूनिट का होगा। ओ भाई साल में 20 ऑर्डर है ना, साल नहीं सॉरी 2 ऑर्डर है ना साल में, तो 12,500 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, दो बारी में आ रहा है, 2 बारी समझते हो तुम, 2 दफा में आ रहा है, 2 टाइम क्या कहते हैं ऑर्डर्स में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 2 है। शायद बात समझ आ रही शाहिद खान? चंदा 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि साल में हमने 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है परचेज करने की। तो एक बार जो अपॉर्चुनिटी मिलती होगी तो मैं उसमें आधा खरीद लेता हूँ, बाकी मैं आधा खरीद लिया करता हूँ। क्या कहते हो? अगर मैं बहुत ही बेसिक कर दूं बात को कि मैंने आधा पहले खरीदा होगा, आधा दूसरी बार खरीदा होगा, तो पूरा साल निकल गया होगा मेरा सुकून से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको। नंबर ऑफ ऑर्डर का हमने फॉर्मूला सिखाया था आपको। क्या फॉर्मूला सिखाया था हमने आपको? हमने नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला कहाँ सिखाया था? हमने नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला आपको कहाँ सिखाया था? कि डिमांड लेते हैं, उसको डिमांड डिवाइड कर लेते हैं ऑर्डर साइज से। याद आ रही बात? डिमांड को डिवाइड कर लेते हैं ऑर्डर साइज से, 25 आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सीखा था ना हमने भाई? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, ये रहा। ठीक है, ठीक है, चलो। और लास्ट में एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मेट देख लो, बहुत यूजफुल है यार। मैं आगे एक्सपेक्ट करूंगा कुछ में डी आप करेंगे, ये डी आप करेंगे और फिर आई कैप भी आ जाएगा आगे। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, डी। तो एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कहा था भाई? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला था ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। क्या मैं कहता हूँ? B/2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, दिस इज B डिवाइड बाय 2। हाँ, B डिवाइड बाय 2 ना यार, ऑर्डर साइज इसीलिए निकाल के रख दिया 3125 एंड 250। ये हमने बना लिया डेटा, ये हमने बना लिया डेटा। अब हो गया काम का साथ, ये हमने बना लिया डेटा। चाहिए अभी क्या कह रहे हैं? करंट पॉलिसी रिक्वायर ऑर्डर आफ्टर 6 मंथ्स, कंप्यूट कॉस्ट सेविंग फ्रॉम EOQ। अच्छा, इनको यकीन है इस बात का। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पुराने जमाने में कौन सी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी? पुराने जमाने में आप बगैर कैलकुलेशन के बता दें, अंदाजे से कौन सी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी पुराने जमाने में, मतलब करंट में, यहाँ पे पहले जमाने में कौन सी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी? कौन सी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी? होल्डिंग ज्यादा आ रही होगी या ऑर्डरिंग ज्यादा आ रही होगी? होल्डिंग ज्यादा आ रही होगी या ऑर्डरिंग पुराने जमाने में? नहीं नहीं नहीं, ऑर्डरिंग नहीं, सही कह रहे हैं। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई नहीं कर रहे हो तुम लोग। पहले जमाने में हमारी कौन सी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी? हमने पहले एक दफा में 6,250 मंगवाया था, अब हम एक दफा में 500 मंगवा रहे हैं। पहले हमारी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा थी, नहीं समझे? भारी ऑर्डर करते थे, ज्यादा ऑर्डर करते थे, एक ही बारी में इतना सारा मटेरियल मंगवा लेते थे। तो यार ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं ज्यादा आएगी ना, होल्डिंग ज्यादा आएगी ना, रखने का मसला आएगा ना। इतनी बड़ी क्वांटिटी कहाँ रखोगे यार? ऑर्डरिंग तो बेचारी 2 दफा हो रही है खाली, ऑर्डर का तो मसला ही 2 बार, यहाँ 25 बार ऑर्डर हो रहे हैं, यहाँ 2 बार हो रहा है, ऑर्डरिंग तो कम हो जाएगी। खैर, मैं भी निकाल भी दूंगा, परेशानी वाली बात नहीं है। होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपने कम ऑर्डर रखे हैं, यानी कि एक बारी में ज्यादा भारी मटेरियल मंगवा रहे हैं, ज्यादा मटेरियल मंगवा रहे हैं। खैर, अभी नजर भी आ जाएगा। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? 6 होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 25% है। 8 रुपए का 25% कितना बनता है? 8 का 25% कितना बनता है? 2 रुपए बनता है, 2 रुपए बनता है। हाँ, एग्री करेंगे कि 2 रुपए। होल्डिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकली, अब सारा काम हुआ है यार, सारा काम हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री निकली है डी। क्या आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट? यही सीखा था हमने कि एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पर यूनिट पर एनम से। होल्डिंग कॉस्ट 2 रुपए दी हुई है सवाल में, 2 रुपए कैसा ही 8 का 25%, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूँ एवरेज इन्वेंट्री से, जो कि ऑलरेडी निकली हुई है। एवरेज इन्वेंट्री हमारी पहले से कैलकुलेट हुई है, ये 3125 और 250, तो जरा मल्टीप्लाई कर लें। आई थिंक ये 6250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 500, इट इज फाइन। नहीं 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 नहीं, अभी ऑर्डरिंग चेंज कर रहे हैं। 6250 पहले आ रहा था ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी रिक्वायर ऑर्डर आफ्टर 6 मंथ्स, कंप्यूट कॉस्ट सेविंग फ्रॉम EOQ। पहले हम EOQ में नहीं थे ना, पहले हम यहाँ थे। करंट का मतलब है पहले हम यहाँ हैं, आज हम यहाँ हैं।
ईओक्यू पे तो जाने वाले हैं, ईओक्यू पे तो वो आपके कहने में जा रहा है, ईओक्यू पे तो हमारे कहने में जा रहा है, ईओक्यू पे तो वो आज की क्लास के बाद जा रहा है, उसको तो आज की क्लास से पहले ईओक्यू के बारे में पता ही नहीं था, वो तो साल में 2 बार ऑर्डर करता था। बात समझ आ रही है सनी? सॉरी गौरव, सही है? उसको तो पता ही नहीं था ना यार, वो तो आज उसने क्लास ली, उसको लगा हाँ यार ईओक्यू एक अच्छी चीज है, तो उसने कहा हाँ यार अब मैं ईओक्यू अप्लाई करता हूँ। तो अभी तो वो बेचारा सीख मंद है। हाँ रीडिंग का मसला नहीं करना हमने, खैर। अच्छा ये आ गई होल्डिंग कॉस्ट, देखो कितनी ज्यादा आ रही है, पहले अभी कितनी कम आ रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा एक मैंने आपको चीज बताई नहीं थी, अब मैं बताऊंगा। एक चीज मैंने बताई ही नहीं थी, अब मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास 2 बार ऑडिट हो गया। और होल्डिंग कॉस्ट जल्दी से, ऑर्डरिंग कॉस्ट जल्दी से देखेंगे कितनी है, कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट यार? 20 रुपए, 20 रुपए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, ये रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सी 20 इंटू सी कर दूं मैं, 20 इंटू सी कर दूं, एक ऑर्डर की कॉस्ट 20 रुपए है, एक ऑर्डर की कॉस्ट 20 रुपए है, और नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये हो गया 20 इंटू 2 40, और 25 इंटू 20, 25 है ना यार, लाइक टू लाइक भी तो हो रहा है। एक ऑर्डर की कॉस्ट अगर 20 है तो 25 ऑर्डर है तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये कैसे आया था, 20 इंटू 25 ना, 20 इंटू 2 25 ऑर्डर, और ये कैसे आया था 2 इंटू 250। तो अब आप मुझे बताएं कितने की सेविंग, पहले कॉस्ट कितनी आई टोटल, 6290, दोनों को ऐड करें, अब कितनी आ रही है 1000, कितने की सेविंग हुई? सेविंग तो होनी थी, कितने की सेविंग हुई? सेविंग तो वैसे ही होनी थी क्योंकि आप ईओक्यू पे आ रहे हो, ईओक्यू इकोनॉमी है, इकोनॉमी मींस लोएस्ट कॉस्ट है, ये तुमने पहले ही देख लिया था। मगर कितने की सेविंग हुई ये नहीं पता था, ये सेविंग आ गई 5290। अच्छा आपने एक चीज इत्तेफाक नोट किया, एक हसीन इत्तेफाक नोट किया आपने, क्या होल्डिंग और होल्डिंग बराबर आ रहा है, ये आपने हसीन इत्तेफाक नोट किया। ये ऊपर भी हुआ था, ऊपर भी हुआ था, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ भी 1600 आपके रजिस्टर में लिखा होगा, चेक करेंगे। हसीन इत्तेफाक यहाँ भी हुआ था, हुआ था नहीं हुआ था, हुआ था नहीं हुआ था। ये सवाल रिपीट कर दूं, रिपीट तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेटा बनाया है अली, मैंने सिर्फ डेटा बनाया है। पहले डिमांड दोनों जगह लिख दी, ऑर्डर साइज होता है, डिमांड ऑर्डर साइज होता है, क्या कहते हैं, वो दिया हुआ था वो लिख दिया, ठीक है, और कैलकुलेशन कर लिया। अच्छा आप इसको नोट करें, मैं रिपीट करता हूँ, अजान के बाद रिपीट करना, इसको काइंडली नोट कर लें, इसको नोट करें, मैं अजान के बाद रिपीट करता हूँ, जल्दी नोट करें शाबाश, और मैं कुछ लिखूंगा वो भी नोट करिएगा। अच्छा अगर आप गौर करें क्या हो रहा है, देखें मैंने लिखा है नोट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोट है कि एट ईओक्यू टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड विल बी इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक। बफर स्टॉक हटा के बात हो रही, बफर स्टॉक अगली वीडियो में आ जाएगा, एक 8 मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह रात में अपलोड करूंगा, तो आप वो बफर स्टॉक के बारे में समझ लीजिएगा, आसान सी बात है, ठीक है। बफर स्टॉक नहीं होगा जो कि अभी तक नहीं है ना, अभी तक हम बफर स्टॉक नहीं सीखा ना, जब भी देखें सेम आ रहा है। ईओक्यू पे होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगी एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक, बफर स्टॉक हटा के बात, जब बफर स्टॉक आएगा फिर चीजें चेंज होंगी, ठीक है जी, बात समझ आ रही है, सही है। अच्छा ये देखें सेम आ रहा है, और ये इत्तेफाक नहीं हुआ, ये पहले भी आ चुका है, पहले भी हो चुका है। अच्छा अली मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं किया हमने, एक फॉर्मेट बनाया हमने, ये फॉर्मेट आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना फॉर्मेट है। और मैंने पहले भी कहा था कॉस्टिंग में फॉर्मेट नहीं होते हैं, तो कोशिश करें कि आप जहाँ फॉर्मेट बन रहा हो ना वो बड़ा ब्लेसिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अल्लाह का शुक्र है फॉर्मेट बनाया, इससे हमें बड़ा फायदा हुआ है। तो फॉर्मेट में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, पहले डिमांड लिखी, अली नजर आ रही है डिमांड, सवाल जो उठाई है मैंने, बोलो तो मैं दिखा भी दूं, 12,500 सवाल में लिखी है, ये 12,500 डिमांड, ठीक है अली। ऑर्डर साइज लिख दिया 500, ये हमने अभी ईओक्यू निकाला उसमें 500 यूनिट आ रहे थे, ऑर्डर साइज वो लिख दिया, ठीक है, इसको छोड़ दो येलो हाईलाइटेड को। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2 दिए हुए थे, 2 कैसे आए, 12/6, 6 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं साल में, वो कह रहे हैं हर 6 महीने ऑर्डर प्लेस होता है, 2 ऑर्डर हो गए, ये एग्री करते हो, 2 ऑर्डर हो गए। तो अगर 2 ऑर्डर हो रहे हैं तो एक दफा में यूनिट जो आ रहे होंगे वो हाफ आ रहे होंगे, एक दफा में जो ऑर्डर हो रहा होगा वो हाफ हो रहा होगा, जब भी तो 2 बन रहे हैं, 12,500 डिवाइड बाई 2 गया 6,250 के 2 होंगे ऑर्डर, पहला ऑर्डर भी 6,250 का होगा और दूसरा ऑर्डर भी 6,250 का होगा, तभी 12,500 हो रहा है। तो मैंने क्या किया 6,250 भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज पुराना फॉर्मूला है, और लॉजिक हमने आज की क्लास में सीख ली कि डिमांड में कितनी मंगवानी है और एक दफा में कितना आ रहा है, ऑर्डर साइज डिवाइड करके निकाल लें।
तो हमने निकाल लिया 25 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, इसकी बहुत डिटेल बात हुई, टाइमलाइन वगैरह भी मैंने बता के सिखा दिया। तो जब ये सारी बातें हो गई, हमारा डेटा रेडी हो गया, उसके बाद हमारे पास दो कॉस्ट है, एक होल्डिंग और एक ऑर्डरिंग है। तो होल्डिंग कॉस्ट होती है एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मौजूद है, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास 8 रुपए नहीं है, 8 रुपए परचेज प्राइस है, 8 रुपए का 25%। मैं समझा चुका हूँ, ये जो परसेंटेज लगती है ये परचेज प्राइस पे लगती है। याद आ रही है बात, परसेंटेज हमारी लगती है परचेज प्राइस पे, हमने बात भी की थी, ठीक है। तो परचेज प्राइस पे हमने परसेंटेज लगा दी, 2 रुपए आ गई, 8 का 25% बनता है 2 रुपए, ये 8 का 25% बनता है 2 रुपए, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज इन्वेंट्री से, ये एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास दोनों होल्डिंग कॉस्ट आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है पर ऑर्डर की कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लें। नंबर ऑफ ऑर्डर ये रहे, पर ऑर्डर कॉस्ट 20 सवाल में गिवन थी, हमने उसकी बेस पे टोटल निकाली कॉस्ट, और फिर टोटल करके देख लिया। वही तरीका जो पहले टोटल करके देखा था 6 जगहों में, यहाँ पे टोटल 2 जगहों में कर लिया, कंपटीशन 2 में था। तो जितने से चेंज आ रहे इतने सेविंग होगी, सेविंग मीन इतने से कॉस्ट बच रही, ठीक है। क्लियर है, देखें चेक करें, कोई सवाल है यार किसी का प्लीज पूछ लें। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास मेरा नंबर ही मौजूद है, जो लोग ये लेक्चर ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो कहीं भी, तो आप तस्वीर खींच के अपने किसी भी दूसरे मोबाइल से कुछ से किसी और चीज़ तस्वीर खींच के मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी हमारी, ओपन व्हाट्सएप। जाने क्लियर है, ओके फाइन, रिवाइज भी कर दिया हमने, और ये नोट लिख लिया कि ईओक्यू जब ईओक्यू पे ऑर्डरिंग और होल्डिंग बराबर हो जाती है, एक इत्तेफाक होता है जब बफर स्टॉक नहीं होता। बफर स्टॉक होगा तो फिर थोड़ा चेंज आएगा, बफर स्टॉक अगेन जो है वो अगली वीडियो में आ जाएगा। क्लियर है, चलो यार बेस्ट हो गया, नोट करेंगे जल्दी से प्लीज, जल्दी से नोट करें, एक लास्ट सवाल करके क्लास एंड करते हैं, जल्दी नोट करें। ये फॉर्मेट आपको बचाएगा बहुत सारी जगहों में, ये फॉर्मेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जी। ईओक्यू का पर्पस क्या है, लोएस्ट कॉस्ट क्वांटिटी बताता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिस्काउंट अगर कंपेयर करने को आ जाए जैसे इस पार्ट में कंपेरिजन तो कैसे करेंगे ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ये हो गया नोट, आगे आई गेस अब जरा आ जाए जरा ये लास्ट पार्ट में, जल्दी से डी वाला पार्ट करेंगे खुद से। ए पार्ट में ईओक्यू निकालना है, आप निकाल सकते हैं, और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट आ गया तो क्या होगा मैं बात करता हूँ। आप पहले डी का पहला पार्ट कर लें प्लीज। डिस्काउंट पे क्या करेंगे, फॉर्मेट बनेगा, अगेन फॉर्मेट बनेगा जो मैंने अभी बनाया था, जैसा फॉर्मेट वैसा ही फॉर्मेट बनेगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर आपसे मेरी गुजारिश है यार, काइंडली जरा ये वाला काम तो करके देखें ना, जल्दी से, शाबाश। ये की हो जाएगी विद ईओक्यू, विद डिस्काउंट, फॉर्मेट वही बनेगा। आप ए पार्ट करें मेरे लिए, मैं सेकंड पार्ट के लिए अभी तक वो कर रहा हूँ, चीजें बना रहा हूँ। समझ आ रही है चीजें? एक सेकंड के लिए दिखा दूँ, ये लें लास्ट, जल्दी से देख लें। क्या नाम है, उस्मान, ठीक है उस्मान, ठीक है। चलें फर्स्ट पार्ट करें। फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है जी। फॉर्मेट में आप डिमांड लेके आएंगे, ऑर्डर साइज लेके जाएंगे, आप एवरेज इन्वेंट्री लेके जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले कर लें। चलें ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, जल्दी से यार, आप पहले ये पार्ट निपटा दें, फिर हम जो है वो बी पार्ट में बात करते हैं। हाँ जी हो गया है, तो मुझे कंफर्म कर दें जल्दी से, शाबाश। फर्स्ट पार्ट का आंसर, अच्छा ये ध्यान में रहे कि यार ये डजा नहीं है, ये गलती से यूनिट्स आ गया, डजा नहीं है, और ऊपर तो शायद सारा डजन में चल रहा है। जो एक दर्जन में 12 होते हैं, इस तरह नहीं करने, आप डजन में ही लेके चले यार। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, एक दफा जल्दी से करें, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करें। रिकॉर्डिंग वाले आजाद जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है खुद से ट्राई करें, शाबाश। आंसर जिन्होंने के भी आए कुछ अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो रही है, जल्दी ट्राई करेंगे। फॉर्मेट मैंने बना दिया जो कि मैं आगे हेल्प करेगा सेकंड पार्ट में। चलो ए पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, टाइम होगा तो करेंगे वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Bradley Sports Goods Incorporation buys baseballs at 20 per dozen from its wholesaler. Bradley will sell 36,000 dozen baseballs evenly throughout the year. 36,000 लग रहा है डिमांड हो गई, एनुअल फिगर बता रहा है, ठीक है। ये 20 जो है परचेज प्राइस हो गई। अच्छा ये आगे क्या कह रहे हैं, द फर्म डिजायर्ड 20% मार्क रिटर्न ऑन इट्स एवरेज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये क्यों दिया हुआ है 10%?
क्यों बता रहे? जता रहा है आपको, जता रहा है। हाँ, उर्दू में कहते हैं जता रहा है कि जी हम अपने इन्वेस्टमेंट में 10% कमा लेते हैं। क्यों जता रहा है भाई? क्या जरूरत पड़ी इसको जताने की कि हम 10% इनकम कमा लेते हैं? जवाब दें। 10% हम इनकम कमा लेते हैं, इसको ये जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये क्यों हमें जता रहा है, बता रहा है? भाई कमाते हो तो कमाओ अपना यार, हमें क्यों बता रहे हो भाई? नहीं नहीं, इसीलिए बता रहा है कि अगर आप परचेज करोगे 20 रुपीज का तो आपको पैसे कहीं से तो चाहिए होंगे, तो आप जाहिर सी फर्म से पैसे मांगोगे, बिजनेस से पैसे मांगोगे। तो बिजनेस अगर आपको पैसे दे रहे तो मुफ्त नहीं दे रहा भाई, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 10% रिटर्न अर्न हो जाता था, ये रिटर्न नहीं अर्न हो सकेगा आप पैसे ले जाओगे तो। इसलिए आपको बता रहा है कि हम आपको अगर इन्वेंट्री खरीदने का मौका दे रहे हैं तो आप इस बात को समझें कि हमने आपकी काप के लिए 10% की कुर्बानी दी है। नहीं समझे बात? हमने आपके लिए 10% की कुर्बानी दी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच विल बी पार्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। In addition, rent, insurance, property tax for each dozen football in the inventory is 0.4. The cost involved in handling purchase order is 10. Purchase order जैसा वाला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। चलो एक पार्ट करके क्लास एंड करते हैं, उसका मैं एक पार्ट कराने जा रहा हूँ। होल्डिंग कॉस्ट में दो हैं, गौर से देखिएगा। होल्डिंग कॉस्ट में दो हैं, होल्डिंग कॉस्ट में दो हैं। एक हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट है जो कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, जो कि 0.4 है, और एक हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद आ रही? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्लास के शुरू में लिखा था। तो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 10%। परसेंटेज किस पे लगती है? बात हो चुकी है। ये परसेंटेज किस पे लगती है? परचेज प्राइस पे लगती है। और लॉजिक मैंने बता दी कि हम परचेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा स्टक हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के पैसे लग जाएंगे। तो 2 रुपए ये हो गए, 0.4 ये हो गया, तो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी 0.4 प्लस 2 दैट इज 2.4। कितने लोगों ने होल्डिंग कॉस्ट 2.4 ही ली थी? कितने लोगों ने ये सॉल्व करते हुए होल्डिंग कॉस्ट 2.4 ही ली थी? सामने आए जरा। कोई है में से? हाँ, कोई है में से? 2.4 नहीं नहीं, डजन में रहने दे, सारा डजन में रहेगा। डिमांड भी डजन में है ना यार। खैर हो गई, सब डजन में चलेगा। लाइक टू लाइक हो जाएगा ना। 2 इंटू CO इंटू D डिवाइड बाई CH। चलें जल्दी से लगा दें। CO कितना है? ऑर्डरिंग कास्ट कितनी है? 10। डिमांड कितनी है? 36,000। 36,000 डिवाइड बाई 2.4 अंडर रूट। ठीक है? हाँ भाई, बात समझ आ रही है? दिस वॉज अ गेम चेंजर। This was a game changer. Okay, we have two type of cost. This is 0.4 and this is 2. That is 220 का 10%. Take a 10% purchase price. This was a game changer. Rest of the things were very easy. Please let me know what's the right answer. EOQ राउंड करने के बाद आ रहा है 548। राउंड करने के बाद कितने लोगों ने ये निकाल लिया था? ईमानदारी से बताएंगे। कितने लोगों ने ये EOQ निकाल लिया था? ईमानदारी से बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, मैं चीजें बढ़ाता रहूंगा। इतने आसान आसान सवाल थोड़ी करते रहेंगे आखिर में, हमें आईकेप के सवालों पे भी जाना है। आगे बड़े बड़े आईकेप के सवाल आ रहे हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले। कितने लोगों ने बता निकाल लिया था? हुसैन खान ने निकाल लिया था, सनी ने निकाल लिया था, ठीक है। शाहिद खान का आ चुका है मेरे ख्याल से, और मैं देख रहा था अनुषा रईस का आ गया था। दैट्स गुड। क्लियर है बात? हमें आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? कुछ कॉन्सेप्ट बन रहे हैं इस टॉपिक के? हाँ, कंटिन्यू करेंगे इसको थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह। थर्सडे वाले दिन कंटिन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है, प्लीज तैयारी करिएगा। टेस्ट का स्केड्यूल आज रात में इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आज कल मैं आपको दे दूँ। और यार हर किसी ने टेस्ट देने को मिस करेगा तो यार वो फिर खुद जिम्मेदार है, पोर्टल बंद हो जाएगा इसका। सॉरी के साथ में मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती करूंगा मैं। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।